अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल के एपिसोड के जो आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ रेड टेल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। 10 ईयर प्लस इनका एक्सपीरियंस है डिजिटल एंड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। स्टार्टअप गाइड मैगजीन अवार्डेड इन 13 यंग लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, NSC अवार्ड क्रिएटिव एजेंसी स्टार्टअप ऑफ द ईयर। मतलब के स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो इनका नाम ज़रूर पाकिस्तान में लिया जाता है। अली खान सवाती साहब। अली साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम लिया। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम लिया। जी अली साहब, कन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, अर्ली एज, स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताएं, एजुकेशन के बारे में। यार, अली खान स्वाति जैसा नाम तो नहीं जी। बेसिकली मेरे अपने रेड टेल स्टूडियो का नाम लिया, लेकिन मेरे रेड टेल स्टूडियो और लाइशा कॉस्मेटिक्स, ठीक है। लाइशा कॉस्मेटिक मेरा ई कॉमर्स ब्रांड है, इन दोनों पे सी हूँ। और थर्ड ब्रांड मेरा भी लॉन्च हो रहा है जीलेंसो के नाम से। जो एजुकेशन है मेरी, मैंने बेसिक तो मैं मानसरा से हूँ बेसिकली जी। तो मैंने अपनी जो FSC तक है वो मानसरा से की थी जी। 2009 में मैं इस्लामाबाद मूव हुआ। 2009 में मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की बेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। बेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैंने बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और बैचलर्स के बाद मैंने मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया फ्रॉम जैबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके फिर मैंने 3 साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लिया। उन 3 सालों में कोक के साथ, हैस्कॉल पेट्रोलियम, आउटरीच पेट्रोलियम, इधर कॉर्पोरेट जॉब की। और 2017 में मैंने अपना 16 में अपना स्टार्टअप जो है वो अवामी स्टार्ट किया, और उसके बाद रेड टेल पे कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये रेड टेल स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, बेसिकली मैं 2009 से काम कर रहा हूँ UK USA की मार्केट में। जब मैं 2009 में बेरिया यूनिवर्सिटी में गया था, तो बेरिया यूनिवर्सिटी के बाद मैंने जो एडमिशन के बाद तो मैं ज़रा ब्लॉगिंग वगैरह का नाम वगैरह सुना था। मेरा एक दोस्त है, एहतिशाम खान नाम है, वो ब्लॉगिंग में ऑलरेडी ब्लॉगिंग करता था। अहमद था, एहतिशाम था, साथ हामिद था, ये कुछ दोस्त वगैरह थे। तो इनके साथ मैं उठता बैठता था, ब्लॉगिंग का नाम सुना हुआ था। तो ज़रा मुझे स्टार्ट हो गया कि यार ये क्या है, ये कैसे होती है। UK USA में इनके आर्टिकल्स जाते हैं, लोग, ट्रैफिक जनरेट होती है, इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है। तो उससे मैंने ब्लॉगिंग वगैरह सीखी, ब्लॉगिंग स्टार्ट की, साथ ही फिर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट होगी। ब्लॉगिंग से एक दुनिया UK USA खासतौर पे कन्वर्ट हो रहा था टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। डिजिटल मार्केटिंग में मेरी अपनी वेबसाइट्स होती थी 2 से 3, और उसमें हम आर्टिकल्स डालते थे। रोज़ाना के हिसाब से आर्टिकल्स लिखे जाते थे, आर्टिकल्स वेबसाइट से जाते थे, और फिर UK USA में ट्रैफिक जनरेट की जाती थी अपनी वेबसाइट पे। 2016 तक मैंने ये काम किया। मंथली 10,000, 15,000, 20,000, $25,000 मंथली अर्न कर रहा था स्टूडेंट लाइफ में। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ, अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त मैं $20,000-25,000 निकाल रहा था डिजिटल मार्केटिंग प्लस ब्लॉगिंग को मिलाकर। तो ग्रेजुएशन के बाद अब एक बच्चा हो जो अपनी एजुकेशन में $20,000-25,000 अच्छी बड़ी अमाउंट होती है। 20-25 लाख रुपए बनते थे उस हिसाब से उस टाइम के हिसाब से। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी कंपनी स्टार्ट कर दूँ, अच्छी बड़ी अमाउंट है, और इसको स्केल करूँ। दूसरा तरीका ये था कि पहले मैं जॉब कर लूँ। अब जॉब जब मैंने स्टार्ट की तो मेरी 15,000 रुपये सैलरी थी। एक 15,000 रुपये सैलरी आप एक बच्चे को दो, दूसरी तरफ को घर बैठ के $20-25,000 बना रहा हो, तो वो कभी भी जॉब वाली साइड पे नहीं जाता। उसके बावजूद मैं जॉब वाली साइड पे गया कि मेरा विजन ये था, या मेरा मिशन ये था कि एक दफ़ा मैं कॉर्पोरेट कल्चर को प्रॉपर्ली समझ लूँ। ये कल्चर क्या है, ये कंपनीज रन किस तरह होती हैं, कंपनी में ब्रांडिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, फाइनेंसेस क्या है, HR क्या है। जब तक मैं फील्ड में जाकर ये काम सीखूंगा नहीं, तो अपनी कंपनी खड़ी भी कर दूंगा तो मैं लीडर तो नहीं बन सकता। जब मुझे पता ही नहीं यार मार्केटिंग में कितने लोग रख रहे हैं, फाइनेंस में कितने लोग रख रहे हैं, फाइनेंस होता क्या है, HR होता क्या है, ये कंपनीज क्रिएट कैसे की जाती हैं, स्केल कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैंने 3 साल जॉब की। 3 साल जॉब करने के बाद मैंने अपना पहला स्टार्टअप एक अपने दोस्त एहतिशाम के साथ ही लॉन्च किया, अवामी, जो 1 साल के बाद कन्वर्ट हो गया रेड टेल स्टूडियो में। अब रेड टेल स्टूडियो के पीछे हमारा जो मैकेनिज्म था, ये जो थॉट प्रोसेस था, वो ये था कि जब मैं ब्लॉगिंग कर रहे थे तो दुनिया जो थी वो कन्वर्ट हो रही थी टुवर्ड्स वीडियोस वाली साइड। पहले आप अगर आर्टिकल पढ़ते थे, 2009 से लेकर 2016 तक जो दौर था वो आर्टिकल्स का था, कि लोग वीडियोस नहीं क्रिएट करते थे। फेसबुक पे गए, आर्टिकल आपको याद होगा, मैंगो बाज हो गया, पढ़ लो, उस ज़माने में लॉन्च हुई थी। ट्रिब्यून हो गया, डॉन हो गया। तो ये क्या करते थे, ये आर्टिकल्स लिखते थे, अपनी वेबसाइट्स पे डालते थे। मैंगो बाज अपने पेज पे पोस्ट करता था, लोग जाकर उनका आर्टिकल, कुछ भी आर्टिकल है वो जाकर पढ़ते थे, और उसी से आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती थी आर्टिकल्स के थ्रू। हम भी ये काम ही करते थे। लेकिन 2016 में मुझे आइडिया हो चुका था कि अब ये ट्रांसफॉर्म हो रही है
दुनिया टुवर्ड्स वीडियोस वाली साइड में कि कंटेंट लिखा हुआ कंटेंट कम यूज़ होगा। अगर एक आर्टिकल पे पढ़ने पे मेरे 5 मिनट लगते हैं, वो सेम आर्टिकल मुझे 1 मिनट की वीडियो में समझा दो, तो मैं वो वीडियो देखना प्रेफर करूँगा बजाय इसके कि मैं आर्टिकल देखूँ। तो 2016 में जब मुझे आइडिया हो गया, शाम को भी आइडिया हो गया यार ये हमारा बिजनेस क्लोज डाउन होगा और ये वीडियोस की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो उसमें 2 तरीके थे। एक तरीका तो यही था कि यूके यूएसए में स्टार्ट करें वीडियो कंटेंट। अब यहाँ से बैठकर यूके यूएसए में वीडियो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल काम है, और उधर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, किसके ऊपर काम करें, किसके ऊपर बहुत मुश्किल से टीम क्रिएट करना थी। तो हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया, अवामी लॉन्च किया था, और उसके पीछे विजन ये था, हम पहला स्टूडियो था जो एनिमेटेड कंटेंट बनाता था सोशल इश्यूज़ के ऊपर। उसी दौरान हमने यूएनडीपी के साथ काम किया, रेड क्रॉस के साथ काम किया, रेड क्रॉस के साथ 2018 में काम किया था। तो हम सोशल इश्यूज़ पे कंटेंट बनाते थे। फिर वो प्रोजेक्ट मैंने क्लोज करके रेड टेल स्टूडियो स्टार्ट किया। अब रेड टेल स्टूडियो के पीछे आपका जो क्वेश्चन था कि उसके क्यों लॉन्च किया, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या था। जब मैं यूके यूएसए में काम कर चुका था, 7-8 साल एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मुझे आइडिया हो गया कि यार हम एज अ पाकिस्तानी यूके यूएसए से बहुत पीछे हैं डिजिटल मार्केटिंग। जो ट्रेंड्स आज उधर चल रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में आते आते या जो कंपनीज आज उधर कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जिस तरह वो ब्रांडिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, डीवीसीज करती हैं, उस डिजिटल ब्रांड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, वो पाकिस्तान में बहुत पीछे है। पाकिस्तान में अभी उस तरह मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई, उस तरह डिजिटल जो कंटेंट किया जाता है उस तरह स्टार्ट नहीं हुआ। तो मेरा मकसद ये था कि मैं 7-8 साल उस मार्केट में काम कर चुका हूँ। जो कुछ मैंने वहाँ से सीखा है वो यहाँ के कॉर्पोरेट कंपनीज को वो काम चाहिए। कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग उस तरह चाहिए, और मार्केट में लोगों के पास वो ग्रिप ही नहीं है ब्रांडिंग के ऊपर। लोगों को पता ही नहीं, जो एजेंसीज हैं उनको भी नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड की सेगमेंटेशन कैसे की जाती है, ब्रांड गाइडलाइंस क्या होती हैं, ब्रांड बुक्स कैसे क्रिएट की जाती है, ब्रांड की जो टैगलाइंस है या बिग आइडिया है, वो बिग आइडिया क्या है, बिग आइडिया के अंदर सब डिवीजन कैसे की जाती है, वो सेम आइडिया न्यूज़पेपर पे कैसे जाएगा, टीवी पे कैसे जाएगा, डिजिटल पे कैसे जाएगा, वो सेम आइडिया आपका गूगल के ऊपर, एसईओ के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कैसे जाएगा, वो कैसे लॉन्च किया जाता है, बिग आइडियाज़ कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ब्रांड की सेगमेंटेशन कैसे की जाती है। तो ये चीज़ें लोगों को आइडिया नहीं था, और यूके यूएसए में काम करके ये चीज़ें मैं सीख चुका था। तो मैंने वो बेस्ट टाइम था कि आप मार्केट में उतरो और ब्रांड्स को ये चीज़ें पिच करो और उनसे प्रोजेक्ट्स लो। तो मैंने 2017 में फिर कंपनीज को पिच करना स्टार्ट किया। पहला प्रोजेक्ट लॉक किया, दूसरा प्रोजेक्ट तो टॉप अभी तक अल्लाह का शुक्र है 2020 तक मैं हैस्कोल पेट्रोलियम, यूएनडीपी, रेड क्रॉस, फजल स्टील, रेडसन एसोसिएट्स, इसके अलावा यूके के कुछ ब्रांड्स हैं, यूएसए के ब्रांड्स हैं, दुबई के ब्रांड्स हैं, इनके लिए हम एज अ मार्केटिंग एजेंसी काम करते रहे। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जिसका मैं स्टार्टअप हूँ, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का 1 साल हम एज अ स्टार्टअप वहाँ पे रहे, और अगला 1.5 साल जब हम ग्रेजुएट हो चुके तो हम अगले 1.5 साल उनकी एजेंसी के तौर पे काम किया हमने उनके साथ वहीं पे बैठकर। उनका वीडियो कंटेंट, उनकी इवेंट्स, उनका ये जितना मार्केटिंग मटेरियल था वो हम उनको डेवलप करके देते थे। कुछ कंटेंट उनकी टीम खुद बनाती थी, मेजर जो डीवीसीज होते थे या जो बड़ी प्रोमो वीडियोस होती थी या बड़ी कोई उनकी कैंपेन्स वगैरह होती थी वो हम डिज़ाइन करके एग्जीक्यूट करके देते थे। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में मैंने डिफरेंट एजेंसीज के साथ और उनके साथ काम रेड टेल माशाल्लाह। अच्छा अली साहब, जैसे आपने सारी अपनी बताइए माशाल्लाह एक बड़ा सक्सेसफुल जर्नी रही है स्टार्टअप की, लेकिन नॉर्मली सक्सेस तो होती है स्टार्टअप में, सक्सेसफुल स्टार्टअप, लेकिन फेलियर भी होते हैं जब हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। कुछ इश्यूज़ होते हैं वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या क्या हर्डल्स थी, ताकि कोई अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो उससे बच सके। स्टार्टअप में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मेरे तकरीबन स्टार्टअप के साथ हो चुके हैं 2017 से लेकर 2023 चल रहे हैं, अराउंड 5 to 6 years हो चुके हैं स्टार्टअप के साथ काम कर। और स्टार्टअप्स में मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर जो है मैं उनका पेड ट्रेनर हूँ। उनके जो कुछ स्टार्टअप्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी मेंटरशिप का 6 month का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने वो भी किया हुआ है। तो और स्टार्टअप में जब मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में 2017 में गया था, तो स्टार्टअप नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की सबसे अच्छी बात मुझे जो पसंद थी वो ये थी कि आपके पास एक छत के नीचे 32 स्टार्टअप के सीईओज बैठे हुए थे, 32 स्टार्टअप के सीईओज बैठे और उनकी टीम्स बैठे हुए हैं। और एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, एज अ सीईओ ऑफ द स्टार्टअप, जब आप डिफरेंट सीईओज से मिलते हो ना स्टार्टअप्स के, तो आपका जो नॉलेज है और आपका जो स्किल सेट है और आपका जो विजन है वो बहुत एक्सपैंड कर जाता है। वो जो 2.5 साल मैंने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में लगाए हैं, और ज़्यादातर स्टार्टअप 1 साल लगाते हैं, लेकिन मैंने 2.5 साल लगाए, और उसमें जितना मैंने सीखा है, जितना स्टार्टअप्स को स्केल कैसे करना है, तो स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सबसे पहले आती है प्रॉब्लम।
कि आप मार्केट से प्रॉब्लम क्या ढूंढते हो। जी ठीक है, हर स्टार्टअप के पीछे एग्जांपल देता हूँ करीम का। तो करीम ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा कि यार एप्लीकेशन बनाते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और वो बनाकर लॉन्च कर दी और फेमस हो गई। तो सबसे पहले पाकिस्तान में अगर वो उतरे हैं ना, तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी ऑडियंस का प्रॉब्लम निकाला है। लेट्स सपोज मैं गाड़ियों की फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले उस गाड़ियों में प्रॉब्लम निकालना कि भाई टैक्सी पाकिस्तान में पर डे कितने लोग टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, जो टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम क्या क्या है। फिर उन्होंने पूरी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जो टैक्सी वाला है वो रोड के ऊपर जाकर गाड़ी लेता है, टैक्सियों की हालत ठीक नहीं है, एफएक्स चल रही है, मेरान चल रही है, पुराने मॉडल चल रहे हैं, उसमें एसी नहीं है, बिजनेस क्लास भी सेम टैक्सी में जा रहा है, लोअर क्लास भी टैक्सी में जा रही है, जो अच्छी टैक्सी अफोर्ड कर सकता है उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। इसी तरह जब आप किसी भी स्टार्टअप में, तो आपसे सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स क्या है। दूसरा स्टेप आता है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना, कि जो प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। जितना अच्छा सोल्यूशन होगा उतना तगड़ा आपका स्टार्टअप का एक कोर बिल्ड होगा, उसकी फाउंडेशन बिल्ड होगी। तीसरी चीज़ आती है फाइनेंशियल प्लान। अब मैंने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर दी, सोल्यूशन भी प्रोवाइड आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन जब मैं फाइनेंशियल प्लान बनाने बैठता हूँ ना, और मैं देखता हूँ कि भाई स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, और वो 5 करोड़ अगर मेरे पास नहीं है, मैं बूटस्ट्रैप नहीं कर सकता, तो वो 5 करोड़ रुपया मैंने कैसे लेना है, किससे लेना है, कौन इन्वेस्ट करेगा, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, कब उसको वो अमाउंट रिटर्न होगी, या आप उस ब्रांड को स्केल कैसे करो। ठीक है, तो ये चीज़ फाइनेंशियल जो आपका आता है प्लान, ये फाइनेंशियल प्लान इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान बना होगा उतना अच्छा आपका स्टार्टअप पिच होगा, उतनी अच्छी आपको फंडिंग मिलेगी। जितना विजन आपका बड़ा होगा उतनी आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलती है। चौथी चीज़ आ जाती है मार्केटिंग प्लान, कि जो आपको पैसे भी मिल गए, आपका प्रॉब्लम भी है, सोल्यूशन भी, अब आपके पास पैसे भी हैं, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको लॉन्च कब करना है, उसको बिल्ड कैसे करना है, उसको जिस तरह करीम है, तो उन्होंने आते ही पूरे पाकिस्तान में लॉन्च नहीं कर रही। उन्होंने ये देखा कराची में सबसे ज़्यादा टैक्सी यूज़ होती है, तो हमने सबसे पहले कराची में लॉन्च करना है, फिर हमने लाहौर मूव होना है, फिर हमने इस्लामाबाद मूव होना है, फिर हमने एबटाबाद मूव होना है, फिर हमने पेशावर मूव होना। तो सिटी वाइज आप स्केलेबिलिटी कर रही है स्लोली, और विद द फंडिंग बैक एंड पे आपके पास जो पैसा होता है उसके बेसिस के ऊपर आप अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हो। आप इन्वेस्टर हो, तो आप अगर मुझे 5 करोड़ दोगे तो मैं बताऊंगा ना कि 5 करोड़ को मैं यूज़ कैसे करूँ। उस 5 करोड़ को जो मैं यूज़ करूंगा तो उससे कितना यूज़र मेरे पास आएगा, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके थ्रू स्केलेबिलिटी कितनी आएगी। आपका 5 करोड़ 4 साल के बाद 50 करोड़ कैसे होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्टार्टअप में ज़्यादातर मंथली प्रॉफिट नहीं देखा जाता, स्टार्टअप में ये देखा जाता है कि आप जो 5 करोड़ मुझे दे रहे हो उसको जब मैं यूज़ करूँगा तो 3 साल 4 साल के बाद आपकी जो शेयर, लेट्स सपोज आपके पास 10% है कंपनी का, तो आपके 10% की वैल्यू 3-4 साल के बाद क्या हो, वो 5 करोड़ का जीरो हो जाएगा, या वो 5 करोड़ का 50 करोड़ हो सकता है। दूसरी चीज़ जो इन्वेस्टर देखता है, वो देखता है फाउंडर कितना तगड़ा। फाउंडर जितना स्ट्रांग होगा, उसकी अपनी इंडस्ट्री के ऊपर जितनी स्ट्रांग ग्रिप होगी। 95% पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जब मैं उनको सुनता हूँ, ये VCs को सुनता हूँ, तो एक चीज़ उन सब में कॉमन है, वो पहली बात ये करते हैं कि हम आइडिया पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम फाउंडर पे इन्वेस्ट करते हैं। फाउंडर जितना स्ट्रांग होगा, उसकी जितनी ज़्यादा ग्रिप होती है उसकी इंडस्ट्री के ऊपर, उसकी जितना विजन जितना बड़ा होता है, नेटवर्क जितना बड़ा, उसका विजन जितना बड़ा है, तो वो स्टार्टअप को कि कहाँ तक देख रहा है, कितना बड़ा देख रहा है, और कैसे उसने अपने बेबी स्टेप्स रखे हुए वहाँ तक स्केल करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है, उतनी तगड़ी उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो मार्केटिंग प्लान, और आखिर में आता है स्केल अप। ये 5 चीज़ें होती है एक स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इन 5 चीज़ों के ऊपर काम करते हो, आपका स्टार्टअप प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी प्रॉपरली होता है और स्केल भी प्रॉपरली होता है। ज़्यादातर बच्चे बिजनेस प्लान बनाते नहीं, वो आ जाते हैं आइडिया लेंगे, नेशनल इनोवेशन सेंटर, वो कहीं पे भी चले जाते हैं, आइडिया लेकर आ जाते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान उनके पास होता नहीं है। और पूरा, मैं NIC में भी था, तो 70% 80% या 60% स्टार्टअप साल के बाद बंद हो जाते थे। रीज़न उनका यही होता था कि वो उस माइंडसेट के साथ, उस विजन के साथ, या उस एग्जीक्यूशन प्लान के साथ नहीं आते। वो पूरा एग्जाम होते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टर पाकिस्तान में बहुत है। आप अभी जाकर लिखें ना VCs इन पाकिस्तान, तो आपके पास पूरे पाकिस्तान से VCs की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा अरे इसको VCs के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, स्टार्टअप्स को किस तरह वर्क करते हैं, VC से कैसे इन्वेस्टमेंट रेज की जाती है, किस तरह एक स्टार्टअप अप्रोच कर सकता है।
बन जाए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट राउंड्स होते हैं। जी जी। प्री सीड राउंड, सीड राउंड, सीरी ए राउंड, सीरी बी राउंड, ये डिफरेंट राउंड्स के होते हैं। आपका आइडिया बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, ठीक है, तो उसको फ्रेंड्स एंड फैमिली भी कहते हैं कि आप बिल्कुल इनिशियल फेजेस पे आप अभी सोच रहे हो, ठीक है, सिर्फ आपके दिमाग में आइडिया आपका, तो आप क्या करते हो कि आप इन्वेस्टमेंट लेने जाते हो, तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हो, या प्री सीड इन्वेस्टमेंट उसकी ले सकते हो कि उसकी एग्जीक्यूशन से पहले कोई इन्वेस्टर आपको पैसे दे दे। फिर होती है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग होती है कि जब आपका आइडिया एग्जीक्यूट हुआ है, थोड़ा सा मतलब एक चल रहा है स्टार्टअप, आपको स्केल करने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो आप सीड फंडिंग के लिए जाते हो, आप सीड फंडिंग ले लेते हो। फिर आती है सीरी ए फंडिंग कि आपने प्रोडक्ट ब्रांड आपका ब्रांड प्रॉपर्ली लॉन्च हुआ है, अब इन्वेस्टर से आपको पैसा चाहिए कि आप इसको और स्केल कर सको, आप मार्केटिंग अपनी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सको, और इसको स्केल करना है, बहुत बड़ा यूज़र आपने चंक लेकर आना है। फिर आप सीरी ए फंडिंग आता है, तो सीरी ए फंडिंग में भी डिफरेंट राउंड्स होते हैं, फिर सीरी बी फंडिंग होती है, फिर उससे आगे। अब फंडिंग में डिफरेंट वीसीज होते हैं ना, वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर फंड करते हैं। कुछ वीसीज होते हैं जो सिर्फ प्री सीड स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, ठीक है, तो आपने वीसीज पाकिस्तान में निकालना बड़ा आसान है, आप गूगल पे जाएं, आप जाकर सिर्फ लिस्ट लिख लें वीसीज इन पाकिस्तान, तो वीसीज की पूरी 3000 लिस्ट, 1000 लिस्ट, ठीक है, टॉप 100 की भी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास लिस्ट आ गई, उसमें उनके नाम के साथ गूगल पे ही, विकीपीडिया पे ही, या उनकी वेबसाइट्स पे ही आगे दिया होता है कि ये वीसी है, ये उनका फंड का नाम है, I2I है, डिफरेंट ये फंड है, किस तरह के स्टार्टअप पे वो इन्वेस्ट करते हैं। वो प्री सीड स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हैं, ये सीड स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करता है, ये सिर्फ सीरी ए स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करता है, एक चीज़। फिर इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं कि ये वाली जो वीसी है, ये सिर्फ फिनटेक स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ये ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करता है, ये ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, ये IT स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, ये तो डिफरेंट स्टार्टअप्स की कैटेगरी भी लिखी होती है, किस स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। आपने जो जिस भी उस पर करना है, तो उनकी वेबसाइट्स होती हैं, पूरा उन्होंने तरीका दिया होता है कि आपने अपना स्टार्टअप अप्लाई कैसे करवाना जी। आप अप्लाई करते हो, उनकी तरफ से भी कॉल आती है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यूज़ करता था वो होती है नेटवर्किंग। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि आपके वहीं पे आपके वीसीज घूम रहे होते हैं, ठीक है, आपने किसी वीसी से मिलना है तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर आपको उसके साथ मीटिंग भी रखवा के दे देते थे। दूसरा, इनके जो इवेंट्स होते थे ना, वीसीज की इवेंट्स हैं, स्टार्टअप्स की इवेंट्स हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट्स की इवेंट्स हैं, तो इन इवेंट्स पे ही सारा इन्वेस्टर वहाँ पे होता है। आपका वो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू, या आप स्टार्टअप रन कर रहे हो तो हमारी तो फिंगर टिप्स पे होता था स्टार्टअप वाले टाइम पे, कौन सा इवेंट आ रहा है, किस मुल्क में आ रहा है, कौन सी वीसीज जा रहे हैं, पाकिस्तान के टॉप वीसी कौन सा है, ये वीसी कौन सा है, वो वीसी कौन सा है, ठीक है। तो और हमारी 1 मिनट की इन्वेस्टर पिच होती थी, जो NIC हमें तोता बना देता था, वो इन्वेस्टर जो पिच होती थी। आप इन्वेस्टर हैं, मैं किसी नेटवर्किंग इवेंट पे मिला हूँ, तो मैंने 1 मिनट अगर आपके पास खड़े होकर आपका 1 मिनट लिया है ना, उस 1 मिनट में मैंने अपने स्टार्टअप के बारे में क्या पिच कर रहा है, कैसे बात कर रही है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, 1 मिनट से ऊपर मेरी पिच नहीं जानी चाहिए। वो पिच उसको पसंद आएगी, उसी वक्त कार्ड आपको दे देते थे, ये मेरी कार्ड है, आप मेरे साथ मीटिंग तय कर लो। फिर उसके बाद डिटेल प्रेजेंटेशन है, फिर अगले राउंड्स आते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वीसीज के लिए है वो आपका नेटवर्किंग है। आपका बात हुई है कि आपकी अपनी इंडस्ट्री के ऊपर ग्रिप है, आपकी जितनी तगड़ी स्टार्टअप फाउंडर की ग्रिप होती है अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, इन्वेस्टमेंट मिल जाती है उसको, इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं होता। अच्छा, ये सब कौन सा बेस्ट टाइम होता है स्टार्टअप के लिए जिस टाइम वो स्केल करे अपने स्केल? तो देखें, स्केलिंग के भी ना मैं डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता था। मेरी टेक्निक पाकिस्तान में ये थी कि मैं कभी फंडिंग के लिए नहीं गया, ठीक, कभी भी किसी भी राउंड में मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दी। मैंने बेस्ट तरीका पाकिस्तान में स्टार्टअप चलाने का वो ये निकाला था कि जिस इंडस्ट्री में कर रहे हो उसी इंडस्ट्री में उन्हीं स्किल सेट्स के ऊपर आप साथ सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, एनिमेटेड कंटेंट के ऊपर काम करता था, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाता था, तो और एनिमेशन शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड ब्रांड लॉन्च किया हुआ था। तो मैं क्या करता था, मैं साइट पे ना डिफरेंट कंपनीज को जिनको एनिमेटेड 3D वीडियोस चाहिए, कॉर्पोरेट वीडियोस चाहिए, एनिमेटेड कंटेंट चाहिए, उनको सर्विसेज देता था, उनसे पैसा आता था, उनको सर्विसेज दी, उनसे पैसा आता था और अपने स्टार्टअप पे लगा देता था। स्टार्टअप का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप खुद बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। अच्छा अली साहब, आपने एक ई-कॉमर्स स्टोर भी स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या उसका विजन था,
किस चीज़ ने इंस्पायर किया? अच्छा, लायशा बेसिकली मेरी वाइफ का ब्रांड था। जब हमारी शादी हुई तो मैं इस लायशा को समझता था कि एक छोटा सा एक स्टोर है, वाइफ की पॉकेट मनी उससे निकल आती है। लेकिन जब मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया ना, और फिर इंडिया की मार्केट, यूएस की मार्केट, ख़ासतौर पे इंडिया में मेरे जब बोर्ड के बारे में पढ़ा, अमन गुप्ता के बारे में, फिर नायका के बारे में, शुगर कॉस्मेटिक के बारे में, इसी तरह जब मैंने यूएस में के स्टार्टअप्स देखे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी ई कॉमर्स की। फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो मैंने वाइफ से लायशा टेक ओवर किया 2020 में, और 30% काम लायशा का वो देखती थी, 70% काम मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें ये लायशा बेसिकली एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, और हम उस पर ये करते हैं कि हम पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फेसेस हैं, हमारे कल्चर, हमारे फेसेस यूके की ऑडियंस से, यूएसए की जो लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैंने किया ये कि मैं और वाइफ आयशा बैठकर प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते थे पाकिस्तानी फेसेस को सामने रख के, कि पाकिस्तानी फेसेस, हमारे कलर्स कैसे हैं, हमारी शादियाँ कैसी होती हैं, हमारे कल्चर कैसे हैं, हमारे नॉर्म्स कैसे हैं, और हमारे फेसेस से रिलेटेड किस तरह के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में चलेंगे। उसके ऊपर हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते थे। यूके यूएसए के जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स होते थे उनसे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं और पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं। अब उसको मैं स्लोली स्केल कर रहा हूँ। उसका फर्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट राउंड जो था सीड फंडिंग का, 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे 2 करोड़ पे। अभी हमने वो रेस किया, उसके ऊपर हम उस ब्रांड को स्केलेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अभी है, अल्लाह का शुक्र है, लायशा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। उसकी अभी मार्केट प्लेसेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसमें दराज, टेलीमार्ट, आपका बैग गैलरी, इसके ऊपर लॉन्चेस कर दी हमने, उस पर स्केल कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू स्केल कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल उसका रेडी है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, किस किस सिटी में लॉन्च करना है। रिटेल मॉडल उसका रेडी है कि किस किस सिटी में हमारी अपनी रिटेल आउटलेट्स होंगी, और ये सारी अभी उसके पीछे वर्किंग चल रही है। अली साहब, आपकी डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी एक्सपर्टी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे वर्क करती है? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान में आजकल इशू है कि पत्थर उठाओ तो डिजिटल मार्केटर निकल। बिल्कुल, ठीक है। जो सिर्फ एड्स चलाना भी सीख लेता है वो भी खुद को डिजिटल मार्केटर कह देता है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स रन करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, खासतौर पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो मैं कोर्स समझता हूँ, अगर कुछ जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, अगर वो इस चीज़ पे फोकस रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उनको सक्सेस उनको मिलेगी। लेकिन समझने की ज़रूरत है, साची एंड साची है, पाकिस्तान की टॉप एजेंसीज के नाम लेता हूँ, वो गिलवी है, साची एंड साची है, इसके अलावा आपकी एडकॉम है, रेड कम्युनिकेशन है, ये टॉप एजेंसीज है। अब और ये करोड़ों में पे करते हैं, लाखों करोड़ों में पे करते हैं पर मंथ, ब्रांड्स इनको पे करते हैं इनकी अपनी डिजिटल मार्केटिंग रन करने के लिए। ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, जैज़ है, तो जैज़ की एजेंसी है, लेट्स सपोज फिश बॉल है उनकी एजेंसी, लेकिन उनकी कोई भी एजेंसी है, जैज़ किसी भी एजेंसी के पास भी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाकर कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे बताओ मेरी मंथली कितनी सेल करो। पॉइंट। ठीक है। हमारे जो एजेंसीज है वो फोकस रखती है सेल्स। ब्रांड को सेल्स चाहिए ही नहीं, कोको कोला को सेल्स नहीं चाहिए। वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाकर ये नहीं कहता कि मुझे बताओ मेरे महीने की कितनी बोतलें बेच कर दोगे। उसको और चीज़ें चाहिए जिस पे पाकिस्तानी एजेंसी फोकस नहीं कर। और ये सॉरी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ये इशू है कि डिजिटल मार्केटिंग हम कहने कि यार इतने डॉलर हम ऐड लगा रहे हैं, हाँ, आपको इतनी सेल्स आ जाएगी, मैं आपको इतनी सेल्स करके दे दूंगा, मैं आपको शॉपिफाई पे इतनी सेल आ जाएगी, आपकी 40 लाख की सेल है, मैं 80 लाख। नहीं चाहिए ब्रांड्स को। जिनको ये सेल्स चाहिए वो 30,000, 40,000, 50,000, 80,000 रुपये से ऊपर मंथली नहीं पे करता एजेंसी को। ठीक है। अब समझने की जरूरत है कि चाहिए क्या। आप सबसे पहले ये तो निकालो कि कंपनीज को चाहिए क्या होता है, फिर आप उस अपनी एजेंसी का मॉडल उसके हिसाब से रखो। कंपनीज को चाहिए ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मैं गारंटी देता हूँ, मैं खुद ब्रांडिंग का बंदा हूँ। मेरी एजेंसी की मेन कोर ब्रांडिंग है, फाउंडेशन ही ब्रांडिंग है। मैं आज आप मुझे कहना कि मेरी करोड़ रुपए की सेल है, मुझे बताओ महीने की कितनी सेल्स करके दोगे, मैं उसी वक्त मीटिंग से उठ के चला जाता हूँ। मैं सेल्स पे बात ही नहीं करता। सही। सेल्स पे मैं बात तब करूँगा जब मैं आपका ब्रांड रन करूँगा। अच्छा, अब उसमें सबसे कोर है जो मैं एजेंसीज को कहता हूँ कि आप उसके ऊपर फोकस रखो कि ब्रांडिंग क्या है। जैज़ ये चाहता है कि उसका नाम जो है ना, अगर कोई सिम के बारे में सोचे तो उसके दिमाग में जैज़ आए, कोई मोबाइल रिचार्ज के बारे में सोचे उसके दिमाग में जैज़ आए। आपके बैक माइंड में, अभी मैं टैक्सी की बात करूँगा कि टैक्सी चाहिए तो आपके दिमाग में एकदम करीम लॉक होता है, करीम आता है।
मैं मोबाइल की बात करूंगा या पैकेज की बात करूंगा, आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे होगे आपके दिमाग में उसी का नाम, ये जो ब्रांड की रिकॉल होती है, जो बैक माइंड में ब्रांड बनाया जाता है लोगों के एंड यूज़र के लिए। मुझे कैसे पता कि जैज़ के 4000 एम्प्लॉयज़, शायद जैज़ कंपनी जो है वो 4-5 एम्प्लॉयज़ पीछे बैठकर रन कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरेशन। तो हमें यूज़र को कैसे पता चलता है कि ये जो जनरेशन ब्रांड है ये पीछे कोई बहुत बड़ी कंपनी बैठी हुई है जो ये जनरेशन ब्रांड रन कर रही है। ये सारी ब्रांडिंग है जो आपको दिखा कर नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, नैरेटिव, हाँ, आपके बैक माइंड में आपको विजुअली दिखा कर आपके बैक माइंड में वो ब्रांड बिठा दिया जाता है। तो ये सारी गेम इस ब्रांडिंग की है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्रांड को बिठा दिया जाता है और आपको उस ब्रांड के अलावा किसी ब्रांड का नाम याद नहीं होता। इसकी सारी गेम है। एग्जाम्पल देता हूँ कि, और दूसरी इसमें आती है सेगमेंटेशन। लोगों को सेगमेंटेशन का भी आइडिया नहीं है। सेगमेंटेशन क्या है? पेप्सी और कोक दोनों कंपटीशन है, दोनों सेम चीज़ बेच रहे हैं, ये भी ड्रिंक बेच रहा है, वो भी ड्रिंक बेच रहा है। टेस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट तो दोनों का सेम। लेकिन अगर आप दोनों की सेगमेंटेशन देखेंगे तो टोटली डिफरेंट है। कैसे? पेप्सी की सेगमेंटेशन है यूथ की तरफ। आप जब उनका कमर्शियल देखेंगे, आप जब उनका बिलबोर्ड देखेंगे, वो यूथ सेंट्रिक रहते हैं और वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं, नियॉन कलर यूज़ करते हैं, वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं। आजकल उनका जो बिग आइडिया चल रहा है वो है व्हाई नॉट मेरी जान। अब व्हाई नॉट मेरी जान उनका जो आइडिया था ये मार्केटिंग एजेंसी ने दिया। उस व्हाई नॉट मेरी जान के ऊपर गाने कैसे बनेंगे ये मार्केटिंग एजेंसी ने दिया था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने दिया था। वो न्यूज़पेपर पे कैसे जाएगा, वो बिलबोर्ड पे कैसे जाएगा, वो गानों में कैसे जाएगा, वो आइडिया आपके बिलबोर्ड्स हो गए, आपके सेंटोरस के बिलबोर्ड्स पे कैसे जाएगा, कहीं पे भी वो जाएगा, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये जो आइडिया टैगलाइन लेकर आए थे, जो बिग आइडिया लेकर आए थे, ये वो एजेंसी लेकर आई थी। उसी एजेंसी और फिर बिलबोर्ड के ऊपर यूथ कैसे यूज़ होगी, किस कलर्स कैसे यूज़ होंगे, किस जगह पे कलर्स आएंगे, किस जगह पे नहीं आएंगे, ये सारा जो आइडिया, जो सेगमेंटेशन है, ब्रांड एजेंसी ने करके दी। ठीक है। अब दूसरी तरफ कोक है। कोक काम करती है फैमिलीज के साथ। आप कोक का जब भी कमर्शियल देखेंगे तो उनकी टैगलाइन है बांटे खुशियाँ। तो वो खुशियों से रिलेटेड ऐड चल रहा होगा, सटल सा ऐड होगा, रेड कलर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा यूज़ किया होगा। वो फैमिली दिखाएंगे, सारे एक टेबल के ऊपर बैठे हुए, स्माइल्स पास करते हुए, खुशियाँ। तो उनका क्यों टैगलाइन भी बांटे खुशियाँ। तो जब भी उनकी कैंपेन लॉन्च होती है वो उसके अंदर लॉन्च होती है। प्रोडक्ट दोनों का सेम है लेकिन सेगमेंटेशन की मार्केटिंग टैक्टिक्स डिफरेंट है। ये इनकी सेगमेंटेशन अलग है, इनकी सेगमेंटेशन अलग है। अब जैज़ और जोन दोनों सेम कंपनीज हैं। जैज़ भी मोबाइल से बेचती है, वो भी अपना मतलब जो भी इनके पैकेजेस होते हैं वो देती। जोन भी सेम करती। अब दोनों की मेंटालिटी आपको डिफरेंट बताऊंगा। जैज़ कहते हैं पाकिस्तान बिगेस्ट नेटवर्क, क्या हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जोन कहते हैं हम पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग 4G नेटवर्क। दोनों ने अपनी सेगमेंटेशन अलग की हुई। आप जब भी टीवी कमर्शियल देखेंगे, आप जब भी बिलबोर्ड देखेंगे, जोन हमेशा 4G करता रहेगा, जैज़ हमेशा पाकिस्तान बिगेस्ट नेटवर्क करता जाएगा। अब इसी सेगमेंटेशन के अंदर वो अपनी कैंपेन्स, और इसी तरह फिर जैज़ की फिर अग्रेसिव कैंपेन, अग्रेसिव कलर स्कीम, हाँ, वो रेड और येलो कलर के साथ खेलता है। मैं कई जगह पे एग्जांपल देता होता हूँ कि आप रोड पर से जा रहे हो, आपने जैज़ का बिलबोर्ड देखा, उसके ऊपर जैज़ का लोगो नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको देखते ही पता चल जाता है जैज़ का लोगो वो लगा हुआ, बिलबोर्ड लगा हुआ, जैज़ का ऐड आता है, आपको देखते ही पता चल जाता है जैज़ का। क्योंकि वो जिस तरह मार्केटिंग सेगमेंट उन्होंने कर दी है, जितनी ज़्यादा उन्होंने मार्केटिंग करके अपने कलर पैलेट जो है येलो एंड रेड कलर, वो आपके दिमाग में इतना बिठा दिया है कि आपको देखते ही पता चल जाता है किस ब्रांड की बात हो रही। तो कहने का मकसद ये था सारा कि एजेंसी रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्रांडिंग वाली चीज़ें। आप ब्रांडिंग वाली चीज़ें, कैंपेन्स वाली चीज़ों पे फोकस रखो, सेल्स इससे ऑटोमेटिकली आती है। ऐसा नहीं कि जैज़ करोड़ों रुपए डिजिटल पे लगाता है और उसको सेल्स नहीं आती है। आपकी जो ब्रांडिंग प्रॉपर्ली हुई हो, आपकी मार्केटिंग प्रॉपर्ली सेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। सेल्स इज अ बाय प्रोडक्ट। मेन सेगमेंट तो ये है, लोग इस पे फोकस रखते हैं, यहाँ पे सत्यानाश कर देते हैं ब्रांड का। ब्रांड अगर कोई ऐड एक बना के दिए भी है तो कहते हैं यार लोगो इतना बड़ा हमारा लगा है। हाँ, और उसके अलावा कलर पैलेट्स का नहीं होता। मतलब इसमें एक ग्राफिक में रेड कलर यूज कर लेंगे, दूसरे में येलो यूज कर लेंगे, तीसरे में ब्लू यूज कर लेंगे, चौथे में टैगलाइन का एक फॉन्ट यूज किया, तीसरी ग्राफिक में फॉन्ट्स ही चेंज कर दिए, चौथे में। तो वो कभी भी कस्टमर को देखकर पता ही नहीं चलता कि किसका ऐड देख रहा हूँ।
जायज़ का देखकर उसको क्यों पता चलता है? क्योंकि वो 5 सालों से सेम कलर्स पैलेट्स के साथ आ रहे हैं, सेम फॉन्ट्स के साथ आ रहे हैं, तो वो देखते ही आपको पता चल जाता है। ग्रीन कलर के ऊपर कुछ भी लिखा होता है, आपको देखते ही वो जो ग्रीन, सर्टन ग्रीन आपको देखते ही पता चल जाता है करीम का ऐड है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें एजेंसीज ब्रांडिंग के ऊपर फोकस रखें तो उनको क्लाइंट्स भी अच्छे मिलेंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, सेल्स ऑटोमेटिकली आए। अरे सब जैसे अपने एड्स की बात की, सोशल मीडिया एड्स की बात की, थोड़ा सा सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स के बारे में बता दें थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, एल्गोरिथम्स बेसिकली काम करते हैं, अगर मैं देखें उसमें डिफरेंट आ जाता है, सेगमेंटेशन डिफरेंट होती है, लेकिन अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो वीडियोस में एल्गोरिथम फेसबुक का, इंस्टा का, टिकटॉक का काम करता है कि अगर मेरी 1 मिनट की वीडियो है तो मैंने वो पहले दिखाता है आपके 100 लोगों को, आपकी जो वीडियो होती है वो फेसबुक इंस्टाग्राम की एग्जांपल देता हूँ, वो 100 लोगों को दिखाएगा, वो 100 लोग डिसाइड करेंगे उस वीडियो का फ्यूचर। वो 100 लोगों को जैसी वीडियो नजर आती है और उसमें से 100 में से 20 लोगों ने वीडियो 40 सेकंड तक देखी है, ठीक है, और 20 में से 5 लोगों ने वो वीडियो शेयर की है, तो इंस्टाग्राम अगले 500 लोगों को दिखाएगा जो उससे रिलेटेड लोग हैं। जिस तरह अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट देखता हूँ, मेरे सामने वो वीडियो आई है, मैंने 50 सेकंड 1 मिनट की वीडियो थी, मैंने 55 सेकंड देखी, उसके बाद उसको शेयर भी किया, तो वो क्या करेगा, अब वो मेरे जैसे कुछ और लोगों को वीडियो दिखाएगा। अगर वो भी उस वीडियो के साथ सेम कर रहे हैं, अगर वो पूरी वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद ये लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर देते हैं, तो उस जैसे लोगों को वो दिखाता जाता है। इसी तरह वो वायरलिटी क्रिएट होती है। वायरलिटी इंस्टा हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, वो क्रिएट होती है कि आपकी वीडियो कितने लोगों तक पहुंची, वो लोग डिसाइड करते हैं उसका फ्यूचर। अगर वो पूरी वीडियो भी देखते जाते हैं, कमेंट भी करते जाते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, फेसबुक और इंस्टा और टिकटॉक ऑटोमेटिकली उस वीडियो को और ऑडियंस की तरफ ओपन करता है। वो ऑडियंस भी जो बेशक आपकी फॉलोअर नहीं है, हमारा ये होता है कि फॉलोअर बाय कर लेते, 5000 फॉलोइंग थी, 1 लाख फॉलोइंग बाय कर ली, आप कभी भी वायरल नहीं हो सकते। आपकी वीडियो 100 से ऊपर जा ही नहीं सकती अगर आपने ऑडियंस खरीद ली है, क्योंकि जैसे ही वो 100 लोगों को दिखाएगा आपकी पहली वीडियो, अब आपका लाख यूज़र ऐसा है कि जो आपका यूज़र था ही नहीं, आपने बाय किया हुआ, वो आपकी वीडियो देखेगा ही, देखेगा भी, देखते ही बंद कर देगा। तो इंस्टा क्या करेगा, वो कहेगा कि यार इसका कंटेंट ना, इसमें वो ही नहीं है कि लोग कमेंट भी नहीं कर रहे, लोग देख भी नहीं रहे, तो वहीं पे बंद कर देगा, उसको अगर आगे लोगों को दिखाएगा ही। तो इसमें हुक का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से आपने हुक कैसे क्रिएट किए। वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पहले 5 से 7 सेकंड। अगर आपने 5 सेकंड लिया, अगर ऑडियंस को 5 सेकंड अगर आपने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली, तो वो पूरे 1 मिनट की वीडियो 3 मिनट की वीडियो देखेगा। 3 मिनट की वीडियो तो 1.5 मिनट तो ज़रूर देखेगा। अगर उसको स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट ही रेलेवेंट वीडियो के लगे तो वो स्क्रॉल कर देगा। अच्छा सब, जैसे आपको यंग लीडर का अवार्ड ही मिला है स्टार्टअप गाइड की तरफ से, और आपने एक टीम को भी रन कर रहे थे, टीम को लीड भी करते, तो आपकी नज़र में लीडर की डेफिनेशन क्या है, और 3 क्वालिटीज़ अली खान अगर बताएं कि ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए, वो कौन से होंगे? यार लीडरशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और लीडर बनने के लिए मैं अभी भी खुद को लीडर नहीं कहता, मेरी नज़र में तो सबसे तगड़ा लीडर इस वक्त इमरान खान ही है। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है, आप एक्सपीरियंस करके ना सीखते जाते हो, बिल्ड करते जाते हो। जो मेरे लिए लीडरशिप है, जो मेरी अगर मैं पॉजिटिव चीज़ बताऊं या लीड करने के लिए, अपनी टीम की लीड की बता दें यार, ये 3 क्वालिटी फर्स्ट में। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि आज देखा सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टीम लीड करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होती है कि हमारी आजकल की जो यूथ है, ये किसी भी जगह पे 6 महीने 7 महीने 8 महीने से ऊपर जॉब नहीं करते अगर वो लीडर अच्छा नहीं, जो इनको लीड कर रहा है वो बेशक टीम लीडर हो, बेशक कंपनी का लीडर हो, अगर वो लीडर अच्छा नहीं है तो ये 6 महीने 7 महीने 8 महीने से वो कहते हैं कि एम्प्लॉय कंपनी को नहीं छोड़ता, बॉस को छोड़ता है। अब उसमें ये है कि मैं जितने मेरे पास एम्प्लॉयज़ आते हैं, अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल 2 साल 3 साल बेहतर जगह पे ही मूव करते हैं, और या तो अपना स्टार्टअप ओपन करते हैं, या तो अपनी कंपनी ओपन करते हैं, या कोई बहुत तगड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं। इसके अलावा कोई रीज़न मेरी कंपनी छोड़ने का नहीं होता। मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय आता है, मैं पहले उसका स्किल सेट देख लेता हूँ, उसका कितना स्किल सेट है, और मेरे थ्रू या मेरी कंपनी के थ्रू इसके स्किल सेट में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्योंकि वो मेरा गुलाम तो ये नहीं है कि मैं आऊँ और मैं कहूँ कि ये भी करो, वो भी करो, ऐसा भी करो, वैसा भी करो, और वो करता जाए और उसका अपना स्किल सेट वहीं पे पड़ा हुआ है। तो 6 महीने 7 महीने के बाद कहेगा यार ये मैं क्या करूँ, वो छोड़ के चला जाएगा।
मेरी कंपनी और एज अ मैं लीडर, मैं इसकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल किस किस रोल जगहों पे प्ले कर सकता हूँ, इसकी क्या वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस के ऊपर मैं कैसे काम कर सकता हूँ, इंडिविजुअल भी एज अ कंपनी भी हम प्ले कर सकते हैं। और दूसरा मेरा होता है चीज़ जो मैं होता है कि मैं उसको विजन दे देता हूँ। एम्प्लॉय को कॉन्स्टेंटली विजन चाहिए होता है। जब उसको ये पता होता है ना कि मैंने आगे वीडियोस ही करनी है, मैं हर रोज़ आ रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन 2 साल 3 साल मुझे पता ही नहीं है कि अगले 3 साल मैंने किस स्टेज के ऊपर होना है, मेरे अगले 3 साल मेरा विजन क्या होना चाहिए। तो मेरा जो भी एम्प्लॉय होता है उसका 3 साल का रोड मैप क्लियर होता है। मेरे साथ काम कर करके उसको पता हो कि अगले 3 साल के ऊपर मेरी ग्रोथ कैसे होनी है, मैंने किस स्टेज के ऊपर जाना है, अपनी कौन कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करना है ताकि मैं उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाऊं। 3 साल पे मैंने ये वाली जगह पे पहुंचना है। तो एज अ लीडर आप ग्रोथ दिखाते हैं, उसकी ग्रोथ होगी तो कंपनी की ग्रोथ होगी। वो अपनी ग्रोथ, एम्प्लॉय अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ की वजह से कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है। मैंने कंपनी की ग्रोथ नहीं देखनी, मैंने एम्प्लॉय की ग्रोथ पहले देखनी है कि उसकी ग्रोथ होगी, मेरी कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। ज़्यादातर लोग अपनी फाउंडर लीडर्स जो होते हैं या सीईओज होते हैं वो कंपनी की ग्रोथ देख रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे एम्प्लॉय स्टक के अलावा वो मैं कहता हूँ रेलवे स्टेशन बना होता है। एम्प्लॉय आ रहे हैं, एम्प्लॉय जा रहे हैं, एम्प्लॉय आ रहे हैं, एम्प्लॉय जा रहे हैं। इधर ग्रोथ की बात हो रही है, कंपनी ग्रोथ की, लेकिन तब तक वो ग्रोथ आपको मिल ही नहीं सकती जब तक आपके पास टैलेंटेड लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ, लॉन्ग टर्म गोल के साथ आपके साथ अटैच ना हो। आपकी कोर टीम में मेन और इम्पॉर्टेंट हर रोल के ऊपर लोग अटैच ना हो और उनको अपना विजन और अपनी जो गोल्स हैं आपके गोल्स के साथ अलाइंड ना मिलें, तो तब आप मिलती है। अच्छा अली साहब, आपकी डे, आप प्रोफेशनल से हम पर्सनल रूटीन की तरफ आते हैं। डे रूटीन आपका दिन कैसे दिखता है, अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं कौन कौन सी ऐसी हैबिट हैं जो आप थ्रू द करियर साथ लेकर चल रहे हैं? यार सबसे पहले तो सुबह उठ के सबसे पहले ऑफिस ही होता है, और ऑफिस में मेरा ये होता है कि मैं सबसे पहले ना नोट डाउन कर लेता हूँ कि आज के मैंने टू डू लिस्ट है, किस किस टीम के साथ बैठना है, क्या क्या काम करना है। जो मेरी टू डू लिस्ट होती है वो रात को सोने से पहले रेडी होती है। अगर वो मैंने उसमें से किसी एम्प्लॉय को मैंने काम शाम भी देना है या किसी से मीटिंग भी करनी है, रात को उनको मैसेज जा चुका होता है कि सुबह उठ के आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये देखना है, ये है, और मेरी अपनी लिस्ट एक रेडी हुई होती है। तो ऑफिस में तो मेरी टू डू लिस्ट होती है। उसके बाद शाम के टाइम मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है। और रात जो होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आवर्स होते हैं ना एज ए एंटरप्रेन्योर, मेरी 2009 से आदत है, मेरे 12 बजे से सुबह के 4 बजे, ये जो 4 घंटे होते हैं ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मेरा जो ब्रेन है, जो मेरा प्रॉपरली काम कर रहा होता है, कोई भी नहीं होता, मैं अकेला होता हूँ, मेरा लैपटॉप होता है, मेरा मोबाइल होता है, और इसमें मैं सारा दिन का, अगले महीनों का, अगले वीक्स का सारी चीज़ें इस 4 घंटों में अलाइन कर रहा होता हूँ कि मैंने खुद को, कंपनी को, पर्सनल ब्रांडिंग, कंपनी 1 साल 1.5 साल, अगला महीना मैंने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना, वही चीज़ें फिर मेरी टीम को ट्रांसफर होती है। ज़बरदस्त। अच्छा ये सब अगर अपने कुछ रिसोर्सेज रिकमेंड करने हो व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप ऑन फाउंडर, हमारा अगर इंटरव्यू देख रहे हैं तो वेब सीरीज़ भी हो सकती है, शोज़ भी हो सकते हैं, बुक्स भी हो सकती है, जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो वो क्या होंगी? इसका शॉर्ट आंसर ये, अगर भी स्टार्टअप से रिलेटेड जितना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसे एक स्टार्टअप का कंटेंट कंज्यूम करने से आप बिजनेसेस, आप स्किल सेट, आप माइंड सेट, आप विजन, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें आप एक स्टार्टअप की शो देखने से, रियलिटी शोज हो, कोई आप ऐसे एक सीजन, मेरा जो फेवरेट है एक इंडिया का है, पिक्चर्स नाम है उसका, और सिलिकॉन वैली है यूएसए का। सिलिकॉन वैली के नाम से सीजन है जिसके 5 सीजन है, तो पांचों के पांचों मैंने देखे हैं। ये 2 मेरे फेवरेट्स हैं। और अगर रियलिटी शो की बात करूँ तो यूएस और शार्क टैंक इंडिया, ये 2 मेरे रियलिटी शोज में मेरे फेवरेट। ज़बरदस्त। अच्छा वन बेस्ट एडवाइस फॉर यंग स्टार्टअप फाउंडर्स? कंसिस्टेंट रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट की है तो प्लान स्टार्ट में प्लान तगड़ा बना लें और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। पैसा आना, सक्सेस मिलना, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो मिलनी ही मिलनी। सिर्फ कंसिस्टेंट, आपका रोड मैप आपका क्लियर, आप उस रास्ते के ऊपर निकले हुए हो, डिस्ट्रैक्शन ना। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने फ्यूचर एस्पिरेशन, फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा सा बता दें कि अब नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट लाइन अप पे है या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं? मैं अभी जो जिस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ और लाइशा को स्केलेबिलिटी पे काम कर रहा हूँ। रेड टेल और लाइशा को मैंने स्केल करना है एज अ प्रॉपर कंपनीज। पर्सनल ब्रांडिंग में मेजरली काम कर रहा हूँ। मेरा फोकस और मेरा विजन ये है कि
पाकिस्तान में अगर स्टार्टअप्स की बात हो और ई कॉमर्स की बात हो तो टॉप 2 में मेरा नाम स्टार्टअप्स में आ रहा हो। फॉर्ब्स 40 अंडर 40 में मेरा अगला मिशन ये कि फॉर्ब्स 40 अंडर 40 में एज अ स्टार्टअप एज अ एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान से मेरा नाम जाए, और 40 के अंदर रहकर पाकिस्तान में वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप्स ट्रेनर या स्टार्टअप से रिलेटेड स्टार्टअप इको सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी बंदे की बात हो तो उसमें अली स्वाति पहले या दूसरे नंबर पर। इंशाल्लाह। अगेन थैंक यू सो मच अली साहब, अपने टाइम निकाला। मैंने तो बहुत कुछ सीखा स्टार्टअप से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स में जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स इस इंटरव्यू को देखेंगे, इस कन्वर्सेशन को देखेंगे तो वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।